फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस एंड वारंटीज। सबसे पहले कंडीशन क्या होती है? अगर हम बिजनेस लॉ की बात करें, कंडीशन का मतलब है स्टिपुलेशन, यानी एक ऐसी assumption, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि मेन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, असेंशियल है। यानी आपका जो पर्पस है, आपने जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, उसके लिए ये स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, रिप्यूडिएटेड मान सकते हैं। अब वारंटी का मतलब क्या है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि मेन पर्पस के सेकेंडरी है, असेंशियल नहीं है मेन पर्पस के लिए, यानी जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपने कोई और स्टेटमेंट बोल दी है, ठीक है, तो सेकेंडरी है। और अगर आप उस स्टेटमेंट को ब्रीच करते हैं तो आप सिर्फ डैमेजेस ही दे सकते हैं, यानी जिस पर्सन के लिए ब्रीच हुआ है वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, लेकिन वो गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब ये एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब देखिए, अगर कंडीशन की बात करें तो एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने एक हॉर्स को खरीदना था, आपने सेलर को बोला कि आपको रेसिंग हॉर्स चाहिए जिसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए, सपोज, ठीक है। अब ये मेन कंडीशन थी, आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इसलिए करना था, आपको एक ऐसा हॉर्स चाहिए था जो रेसिंग का हो। अगर सेलर ये चीज़ें सुन के भी आपको एक ऐसा हॉर्स दे देता है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, या फिर जो रेसिंग हॉर्स नहीं है, डोमेस्टिक है, तो इस वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं की। इसको हम कहते हैं कंडीशन। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे वारंटी का मतलब क्या होगा? सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने सेलर को बोला आपको हॉर्स चाहिए, आपने रेसिंग हॉर्स नहीं कहा, आपने सीधा उसको कहा कि आपको हॉर्स चाहिए। अब क्योंकि आपने ये डिफाइन नहीं किया था, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि आपको सिर्फ एक हॉर्स खरीदना था। अब अगर सेलर खुद से आपको बोलता है कि ये हॉर्स पर्टिकुलरली चाहिए, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, तो इन दैट केस आपकी मेन कंडीशन नहीं थी, ठीक है, कि 30 किलोमीटर पर आवर वाली, आपको सिर्फ हॉर्स चाहिए था, ये आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन आपको कुछ एडिशनल चीज़ भी बताई गई। इन दिस केस इट वाज 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भागता है वो हॉर्स। अगर अब घर जाके आपको पता चलता है कि वो इतनी स्पीड से नहीं भागता है, तो आप हॉर्स को वापस नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर क्योंकि आपने ऐसे भगाया उसको और उस वजह से आपको डैमेज हुआ या हॉर्स को डैमेज हुआ, तो आपकी वारंटी ब्रीच हो गई है, इसीलिए आप उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो सेलर से। तो ये है वारंटी और कंडीशन में एग्जाम्पल लेके हमने डिफरेंस कर लिया। अब कब कब हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानते हैं? क्योंकि हमने कहा अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो आप गुड्स रिटर्न कर सकते हो, डैमेजेस फुल प्राइस क्लेम कर सकते हो, लेकिन वारंटी अगर ब्रीच होती है तो आप गुड्स रिटर्न नहीं कर सकते, सिर्फ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। तो कई बार हमारी कंडीशन ब्रीच होती है, लेकिन हम फिर भी जो है गुड्स को रिजेक्ट नहीं करते, हम वॉलंटरली वेव ऑफ कर देते हैं, यानी कि हम बायर एज अ बायर हम क्या करते हैं कि ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं भाग रहा हॉर्स, मैंने उसको कहा था कि इतनी स्पीड पे होना चाहिए, पर ठीक है, मुझे ओके है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाला भी हॉर्स, ठीक है। तो आपने वेव ऑफ ही कर दी अपनी कंडीशन, तो यानी आपने कंडीशन की ब्रीच को वारंटी की ब्रीच मान लिया। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, आपने एक्सेप्ट कर लिए गुड्स, आपने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, आपने डैमेजेस भी क्लेम नहीं किए। तो इन दोनों केसेस में ऑल्दो आपके साथ ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ था, पर आपने उसको ब्रीच ऑफ वारंटी माना है। अब
दो तरीके की कंडीशंस ऑफ वारंटीज होती हैं, एक तो होती है एक्सप्रेस, एक होती है इम्प्लाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कंडीशन ऑफ वारंटी में से क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ वारंटीज का क्वेश्चन आता है। एक्सप्रेस का मतलब जो हमने लिख दिया है, दोनों पार्टीज ने जो एक्सप्रेस कर दिया, जरूरी नहीं है लिख दिया है, बोला भी है, जैसे भी आपने बता दिया है कि ये कंडीशन है, जैसे हमारी एग्जाम्पल में हमने पहले बता दिया कि हॉर्स ये स्पीड पे भागना चाहिए, ठीक है। तो आपने जो कंडीशन या वारंटी बता दी उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस्ड। इम्प्लाइड कुछ चीजें हम बताते नहीं हैं और लॉ प्रिज्यूम करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लॉयड वारंटी। अब नेचुरली एक्सप्रेस तो डिपेंड करेगा क्या केस था, क्या सर्कमस्टांसेस थे। हर एक पार्टी की अपनी एक एक्सप्रेस कंडीशन और वारंटी हो सकती है, तो उसके बारे में लॉ में नहीं लिखा। हमारे लिए पढ़ना क्या इम्पोर्टेंट है, इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी क्या है। अब इम्प्लाइड कंडीशंस कौन सी हैं, फर्स्ट है एज टू टाइटल। तो लॉ कहता है कि अगर आप किसी को कोई चीज सेल कर रहे हो तो आप ओनर होने चाहिए, आपका टाइटल जो है वो सही होना चाहिए। तो अगर आपका टाइटल डिफेक्टिव है, यानी आपने खुद चोरी की चीज ली है और आप उसको सेल कर रहे हो, तो नेचुरली जो ये गुड्स हैं वो पर्सन जो भी आपसे खरीदेगा आपको रिटर्न कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है और आपसे पूरी की पूरी प्राइस रिकवर कर सकता है। दूसरा, कंडीशन इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगर सेलर आपको डिस्क्राइब करके कोई गुड्स देता है, जैसे आपने उसको कहा कि आपको पर्टिकुलर ऑयल चाहिए, ठीक है, कैसा ऑयल चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, आपने उसको बता दिया। तो सेलर ने बोला कि ठीक है, कि मैं इसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको ये वाला ऑयल रिकमेंड करता हूँ। तो नेचुरली उसने आपको डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जब कोई चीज़ दी है, तो अगर उसमें डिफेक्ट निकलता है, अगर बाद में आपको पता चलता है कि जो इंग्रेडिएंट्स आप मान रहे थे वो उस ऑयल में नहीं थे, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। देन कंडीशन है ना सेल बाय सैंपल। कई बार हमारे सामने सेलर तीन चार चीजें रख देता है सेम गुड्स की और बोल देता है कि आपको जो भी सही लगती है मैं उसका पूरा पैकेट बना के आपको बेच दूंगा। अब आपने सैंपल टेस्ट किया और उस according आपने खरीद ली कोई भी चीज, तो ऐसे में अगर वो एज पर सैंपल नहीं निकलती आपकी गुड्स, तो आप रिटर्न कर सकते हो, वो भी ब्रीच ऑफ कंडीशन होगी। देन सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल। कई बार आप डिस्क्राइब भी करते हो, ठीक है, और वो आपको सैंपल भी दिखा देता है। तो अगर ऐसे आप कोई चीज़ खरीदते हो तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो सैंपल के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, प्लस वो एज पर योर डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, यानी उसमें वो इंग्रेडिएंट्स भी होने चाहिए और वो सैंपल के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, वरना हम ब्रीच ऑफ कंडीशन मानेंगे। कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। इवन दो हम अगर बात करें लॉ की, तो ये हमारी इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी नहीं है कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए या फिटनेस फिट टू यूज होना चाहिए, लेकिन ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर सेलर कोई चीज़ बेच रहा है तो ये क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसी फिट होना चाहिए कि जिस वजह से बायर ने खरीदा है वही वजह से सेलर ने वही चीज़ बायर को दी, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंडीशन एज टू मार्केटेबिलिटी। बेसिकली आप जो भी गुड्स बेच रहे हैं वो उस क्वालिटी की होनी चाहिए जिसके लिए लोग उस चीज़ को खरीदते हैं, यानी अगर ईटेबल्स है तो वो खाने में कोई प्रॉब्लम ना दे, ऐसी क्वालिटी की गुड्स आपको रखनी पड़ेंगी। कंडीशन एज टू होलसमनेस, तो अगेन इसका मतलब है कि कोई भी डिफेक्ट उन गुड्स में नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो गुड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो जाए। तो ये सारी इम्प्लाइड कंडीशंस हैं। बायर आपसे ये चीज़ें पूछेगा नहीं, आप तो अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो आप ये भी इम्प्लाइड वारंटी है कि वो चीज़ पे कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ेगा बायर को, यानी आप जो चीज़ सेल कर रहे हो वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, उसको कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी और पर्सन को कुछ भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, ये इम्प्लाइड वारंटी है।
अगर ऐसा बाद में उसको पता चलता है कि वो एक्चुअल में चीज़ किसी और की थी और अब उसको रेंट देना पड़ेगा, उस चीज़ का चार्ज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो आपसे वो डैमेज रिकवर कर सकता है, वो चार्ज रिकवर कर सकता है। देन वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग यानी डेंजरस नेचर। अगर आपको लगता है कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हो, सपोज पाउडर सेल कर रहे हो, तो उसको खोलना एक पर्टिकुलर तरीके से चाहिए, अगर नहीं किया तो वो आंखों में जा सकता है, डेंजरस हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें आपको बायर को बतानी पड़ेंगी जब वो बायर बाय करता है चीज़। तो ये सारी आपकी इम्प्लाइड वारंटीज़ हैं। अगर आप ये नहीं करते, ये चीज़ें नहीं करते, तो नेचुरली बायर आपसे डैमेज रिकवर कर सकता है, आपसे क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ केवियर टेम्पटर, जिसका मतलब है लेट द बायर बिवेयर। हमारा लॉ कहता है बायर जब भी कोई चीज़ खरीद रहा है, सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की नहीं है, बायर को भी केयरफुल होना चाहिए। वो सारी खुद को अच्छे से एग्जामिन करेगा और देखेगा कि जो वो चीज़ देख रहा है वो उसके लिए सूटेबल है, वो जिस पर्पज़ के लिए चीज़ खरीद रहा है ये बायर खुद से देखेगा, ठीक है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि जैसे हम ब्रेड खरीदते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी एक्सपायरी डेट चेक करना। तो अगेन ये डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्पटर बोलता है कि बायर को बिवेयर होना चाहिए, सारी चीज़ें देखनी चाहिए, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर सेलर ही आपको गलत चीज़ बता दे, मिसरिप्रेजेंट कर दे, कोई गलत स्टेटमेंट बोल दे जिसकी वजह से आप खरीद लो, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्पटर नहीं लगेगा। दूसरा, सेलर मेक्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन अमाउंटिंग टू फ्रॉड, जानबूझ के गलत बताया, मिसरिप्रेजेंटेशन तो हो सकता है कि गलती से गलत बताया। अगर सेलर जानबूझ के आपको, आपने कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए प्रोडक्ट खरीदना था, आपने उसको वही डिमांड किया, उसने कहा ये नहीं दूसरा प्रोडक्ट खरीदो, जस्ट बिकॉज दूसरा प्रोडक्ट महंगा था, तो इस वजह से भी ये सेलर की गलती मानी जाएगी, बायर की नहीं मानी जाएगी। जहाँ पे गुड्स परचेज किए जाते हैं डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, पर अगेन वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग निकलते नहीं हैं, तो वो सेलर की गलती है। अगर सैंपल के थ्रू आप कुछ बाय कर रहे हैं और वो सेम नहीं निकलता जो आपने सैंपल देखा था, तो ये भी सेलर की गलती है। अगर गुड्स सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग खरीदे गए हैं, तो दोनों के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। देन अगर बायर सेलर की स्किल या जजमेंट पे रिलाई कर देता है, सेलर को बता देता है बायर कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए चीज़ चाहिए और मुझे नहीं पता इसके बारे में, अब सेलर तो उस चीज़ को बेच रहा है, काफ़ी सालों से बेच रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेलर की स्किल और जजमेंट पे अगर बायर ने रिलाई किया है, तो वो भी उसमें लेट द बायर बिवेयर वाली चीज़ नहीं रहेगी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेलर की मानी जाएगी कि वो सही चीज़ जो कि बायर का पर्पस हल करते वैसे ही बताए। ऐसे ही बिजनेस लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।